माननीय कांशीराम साहब का जो आंदोलन था, वो बिल्कुल सही बात है, एकदम स्वतंत्र आंदोलन था। कांशीराम साहब एक जो है आंदोलन लेके आए थे। आंदोलन माने जो व्यवस्था को बदले, दलितों की अपनी व्यवस्था स्थापित की थी उन्होंने। तो कांशीराम देखिए दलितों जो पॉलिटिक्स होता है, राजनीति, राजनीति क्या है? संसाधन संसाधन प्राप्त करने या संसाधन बँटवारे का एक माध्यम मात्र है। संसाधन चाहे शैक्षिक हो, आर्थिक हो, चाहे जो भी हो। तो वो तो ठीक है, सत्ता चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए। तो कांशीराम साहब जो है अ बहुत बड़ा मूवमेंट तो किए थे और उनके मूवमेंट के आधार पर उन्होंने जो राजनीतिक पार्टी का गठन किया था बसपा, वो जी। 4 बार यूपी में उसका शासन भी रहा है। लेकिन आप देखिए उसके शासन के दौरान हालाँकि ठीक है दलित कुछ मजबूत हुए थे आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से जो भी है। लेकिन दलितों का जो पहचान है वो जस का तस रह गया था। और दूसरी बात, आज देखिए उस माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन का हश्र क्या हुआ? बसपा का आज हश्र क्या हुआ है? वो चुनाव में मुश्किल से मतलब कि चुनाव में उसका प्रदर्शन क्या रहा आप देख सकते हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये रहा है कि सत्ता जो है ठीक है, कांशीराम साहब पॉलिटिकल व्यक्ति का गठन किए और इस देश के राजनीति में गजब का हस्तक्षेप किए। लेकिन वो कांशीराम साहब के बाद दलित कौम उस सत्ता को बरकरार रखने में नाकाम रही। कांशीराम साहब के आंदोलन को आगे ले जाने में नाकाम रही। तो इसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? इसके पीछे कारण क्या है? जब सत्ता होती है, सत्ता के पीछे विचार होता है, विचारधारा होती है। दलित कौम विचारहीन रही है हमेशा से, इधर हजारों साल से विचारहीन रही है। तो विचारहीनता, धर्महीनता के चलते दलित अपनी पॉलिटिक्स ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए इस देश में दूसरी विरोधी पार्टी को देख लीजिए, जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बीजेपी देख लीजिए आप। बीजेपी के पीछे वास्तव में बीजेपी तो एक सत्ता पार्टी है, लेकिन उसके पीछे जो आधार बनता है, जो सत्ता में जो देश की सत्ता में उसको लेके आई है, वो विचारधारा है। हैं? तो वो इस विचारधारा के पैरेलल दलितों की अपनी कोई वैचारिक संगठन कुछ नहीं है। तो जब तक वैचारिक संगठन नहीं रहेगा तब तक हम हमारी राजनीति ताकतवर के साथ हम नहीं कर पाएँगे राजनीति। अरुण जी इस ओर ध्यान मैं देना चाहता हूँ। अब किसी भी दलित जो समाज संगठन से जुड़े लोग हैं उनसे आप बात करेंगे तो कहेंगे हमारी वैचारिकी ही इस देश की असली वैचारिकी, हम अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवाद के द्वारा ही जी। वो अपने राजनीतिक और धार्मिक स्वप्न जो स्वप्न पाले हुए हैं उसी के माध्यम से, अम्बेडकरवाद के माध्यम से वो मुक्त होना चाहते हैं। तो जी। अम्बेडकरवाद से के द्वारा क्या संभव है दलितों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान बन जाए या फिर उनकी राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति हो सके? अ, इसके अम्बेडकरवाद के बारे में तो आप इतना अच्छा से पोस्ट लिखे हैं। सब जानते होंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने समय में भी उनकी उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या हश्र है। जी। वो बमुश्किल ही कोई चुनाव जीत पाते थे। अपने समय में ही वो पॉलिटिकल पावर नहीं दे पाए थे दलितों को। तो आज तो ये सोचना चाहिए कि अम्बेडकरवाद के सहारे दलित ताकतवर कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अम्बेडकरवाद क्या है, लोगों को समझना चाहिए। जी। अम्बेडकरवाद अब अगर ये लोगों को समझ में आ जाए तो देखिए समस्या पूरे दलित कौम की है। और अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, अम्बेडकर वास्तव में है क्या? कोई डिफाइन कर दे एक सेंटेंस में। यानी अम्बेडकर का विचार, अम्बेडकरवाद माने विचार, अम्बेडकर के विचार। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार क्या है? सब जानते हैं कि पूना पैठ कैसे हुआ। पूना पैठ के पहले दलितों को यानी उस समय के अछूतों को क्या अधिकार मिल गए थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल और डबल वोटर का राइट दिया था। उसकी कीमत पर हम पूना पैक्ट में गए। पूना पैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में हुआ, पहली बात। और पूना पैक्ट का माध्यम क्या था? समझौता, यानी समझौता हुआ। एक बात ये हो गई। समझौता किसमें हुआ? जो ताकतवर लोग थे, अपना कास्ट ताकतवर और दलित गुलाम थे। तो ताकतवर और गुलामों की भी समझौता क्या होगा? उसमें ताकतवर का ही पक्ष ज्यादा रहेगा। वो उसका उसका रिजल्ट क्या हुआ? चमचा युग आया, जो माननीय कांशीराम साहब ने भी
समझाता किताब भी